गाइस रिवाइज करने वाले क्लास 12 का अपना पहला वाला फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस। तो इसका चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इधर सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है वो कैसे मतलब कवर होता है। तो जो सब इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, उसके बाद सब कुछ मतलब मैग्नेटिज्म के अंदर आता है, मैग्नेटिज्म इसके अंदर आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इधर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेस पे, तो जो चार्जेस रेस पे होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक सेक्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, यानी इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब डायनामिक्स। देखो जो मोशन पे होगा, चार्जेस जो मोशन पे होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। ओके, बाद का जो सेक्टर है वो सब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला जो दो सेक्टर आता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाला सेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोग डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं कि चार्जेस आर दी basic properties of matter that makes particle push away or pull towards each other। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन हमने क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट मेक्स पार्टिकल्स पुश अवे और पुल टुवर्ड्स ईच अदर। तो इसका एक और डेफिनेशन हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसे भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर व्हिच एक्सपीरियंस और फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, ऐसे भी दे सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं भी होगा तो भी हम लोग उसको पहचान लेंगे। तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ऐसा यूनिट होते हैं, यूनिट बाद में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है अपना कूलम, सी से इसको डिनोट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, कैपिटल क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट तो अभी देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज हो सकते हैं वो चार्ज एट रेस्ट पे हो सकते हैं। फिर चार्ज जो होगा चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन हो सकते हैं, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन में हो सकते हैं, या फिर चार्ज एट एक्सीलरेटेड मोशन हो सकते हैं। ये तीन केसेस पॉसिबल है। तो हर एक केसेस में अलग अलग चीज़ें फॉर्म होगी। ओके, तो देखते हैं चार्ज एट रेस्ट पे क्या फॉर्म होता है। चार्ज रेस्ट में होगा तो वो फॉर्म करेगा प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और एक चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करता है यूनिफॉर्म मोशन में, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। एंड चार्ज एट एक्सीलरेटेड मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन पे जाता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, इस बात को याद रखना। तो डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस हमने पढ़ लिया। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, एंड चार्ज एट एक्सीलरेटेड मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इससे बहुत सारे नीट के पीवाईक्यूज बनते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ चार्ज देख लेते हैं इस बार हम लोग। तो पहला जो ऐसा यूनिट पे देख लेते हैं वो होता है कूलम। और इसको देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आई इक्वल्स टू क्यू अपन में थी, हमने पढ़ा था बचपन में ही। ओके, तो क्यू यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज होगा आई टी, आई मतलब करंट, तो करंट का होता है एम्पियर, एम्पियर की मतलब टाइम का होगा सेकंड, तो इसको हम लोग एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं ना। ऐसा यूनिट में कूलम और एम्पियर सेकंड। ये था पहला वाला सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दूसरा वाला सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन यूनिट। तो इसका हम लोग बोल सकते हैं स्टेट कूलम भी बोल देते हैं इसको, और ईएसयू भी बोल देते हैं इस यूनिट को। तो जो रिलेशन होता है कूलम एंड ईएसयू के बीच का उसको याद रख लो, कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ईएसयू। इस रिलेशन को याद रखना। फाइव सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस, ईएसयू एंड फ्रैंकलिन के बाद आता है अपने पास प्रैक्टिकल यूनिट। तो हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी बोलते हैं इसको, यानी कि ईएमयू बोलते हैं इसको, ईएमयू। इसी को ही हम लोग एबी कूलम बोल रहे थे, एबी कूलम। तो इसका रिलेशन क्या होता है, 1 AB कूलम इक्वल्स टू 10 कूलम होता है। हाउ ए पार्टिकल गेट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। तो एक पार्टिकल कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो जो चार्ज होते हैं ना वो दो टाइप का होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज देखो, ये एक न्यूट्रल मान लो, न्यूट्रल पार्टिकल मान लो। ओके, इसके पास 100 प्रोटॉन्स है और इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी वजह से ये न्यूट्रल है। और हम लोग को क्या मालूम है, एक एटम में ये होता है अपना सेंटर, जो उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, बाकी जो ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है। तो हम लोग किसको निकाल सकते हैं, इनमें से एक एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। न्यूक्लियस से प्रोटॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो नोट लगा के लिख लो, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम ए बॉडी। एक बॉडी से हमेशा क्या हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं। तो अगर न्यूट्रल कंपाउंड में
मैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूँ, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूँ ज़्यादा, तो इसमें 100 ऑफ प्रोटॉन जो है 100 ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा, लेकिन देखो 10 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया तो इधर तो 110 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मतलब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर मैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूँ, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूँ तो प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन 10 मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 90 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो लूज हो गया ना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है। तो इधर में अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो मैं इसमें बोल सकता हूँ कि पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा होना पड़ेगा, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे हम लोग। नेगेटिवली चार्ज बनाने के लिए न्यूट्रॉन बॉन्ड को, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होना पड़ेगा, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल चीज़ होते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, उसको कैसे हम लोग न्यूट्रलिटी को कैसे डिनोट कर सकते हैं। न्यूट्रलिटी मतलब या तो उसमें नो चार्ज, दो चीज़ हो सकते हैं, न्यूट्रलिटी मतलब नो चार्ज तो उसमें चार्ज ही नहीं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये भी हो सकता है। तो मतलब हम लोग डेफिनेशन न्यूट्रलिटी का डेफिनेशन कैसे देंगे, इफ ए पार्टिकल हैज नेट चार्ज इक्वल्स टू 0 दैट पार्टिकल इज न्यूट्रल। ओके, तो न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि नेट चार्ज जो होता है वो 0 है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बैठे हैं, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बैठे हैं। तो नेक्स्ट अपना जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में हम लोग थोड़ी पढ़ लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो अपना मेन जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल में लिख देता हूँ, इधर मैं मास लिखता हूँ, इधर चार्ज, देन आएगा रिलेटिव मास एंड देन रिलेटिव चार्ज। सो 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ई प्लस लिखता हूँ मैं, ई प्लस भी लिखा जाता है प्रोटॉन को, एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज जो होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। रिलेटिव मास होता है 1/1837 AMU। रिलेटिव चार्ज जो होता है वो होता है -1 के बराबर। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है, लेकिन पॉजिटिव में होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर रिलेटिव मास की बात करें तो 1 AMU होता है, तो यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 187 टाइम्स होता है। ओके, रिलेटिव चार्ज की बात करें तो +1। तो जब न्यूट्रॉन की मास की बात करें तो प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है। चार्ज की बात करें तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। रिलेटिव मास की बात करें तो फिर से प्रोटॉन के मास के बराबर, रिलेटिव चार्ज की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल चार्ज 0 है। ओके, ये टेबल अच्छे से पढ़ लिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज एंड एलिमेंटल फॉर्म भी बोला जाता है हम लोगों को, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है उसको हम लोग फर्दर नहीं तोड़ सकते। ओके, जैसे सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल चार्ज का यूनिट बेसिक यूनिट होता है स्मॉलेस्ट, अभी पढ़ेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ओके, लेकिन देखना ये था पहले अपने को स्मॉलेस्ट अपना जो यूनिट मिल गया था वो इलेक्ट्रॉन मिल गया था, लेकिन बाद में अपने को क्वार्ट्ज, बाद में जो क्वार्ट्ज था वो डिस्कवर हुआ, और इसको हमने देखो क्वार्ट्ज का 2 टाइप होता है, एक होता है अप क्वार्ट्ज एंड एक होता है डाउन क्वार्ट्ज। जो अप क्वार्ट्ज होता है उसका वैल्यू होता है अपना क्लास में 2/3 E के बराबर, और जो डाउनवर्ड्स होता है उसका वैल्यू होता है -1/3 E के बराबर। E मतलब E क्या है, E है अपना इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड। ओके, अब समझ में आ गया होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट को इस मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है E, सिंपली नॉट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट अगर कोई पूछे तो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है E, देखिए इसका चार्ज पॉजिटिव में ले लो तो यही हो जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो एलिमेंटल फॉर्म कौन से एलिमेंटल फॉर्म है, इधर मैं लिख सकता हूँ एलिमेंटल फॉर्म हो जाएगा अपना इलेक्ट्रॉन एलिमेंटल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे क्या होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको याद रख लेना, स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इलेक्ट्रॉन से होता है देखो, लेकिन क्यों इसको स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं बताया जाता, क्योंकि क्वार्ट्ज क्या होता है अनस्टेबल होता है, डाउन क्वार्ट्ज हो गया फिर अप क्वार्ट्ज हो गया, बहुत अनस्टेबल होता है, इसी वजह से इसको हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं कंसीडर करते। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन भी आएगा, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में स्मॉलेस्ट यूनिट तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर से और दो जो अप क्वार्ट्ज एंड डाउन क्वार्ट्ज है वो भी आ जाएगा, अप क्वार्ट्ज और डाउन क्वार्ट्ज। ओके, इस बार देखते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बोल दिया, लेकिन प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन को हम फिर से तोड़ सकते हैं, इसी वजह से प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एलिमेंटल फॉर्म में नहीं आता। ओके, तो देखते हैं हम लोग प्रोटॉन को हम लोग 2 अपवर्ड्स प्लस 1 डाउनवर्ड्स में तोड़ सकते हैं। सिमिलरली जो न्यूट्रॉन होते हैं उसको 2 डाउनवर्ड्स एंड 1 अपवर्ड्स में तोड़ सकते हैं। ओके, ये देखिए आप लोगों ने। तो नेक्स्ट इस पर हम लोग देख लेते हैं टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑफ एन एटम। इसको कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज ऑफ एन एटम। तो चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, एक फॉर्मूला है Q = NE। इसमें E क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो N होते हैं ये होते हैं अपना चार्ज। ठीक है, एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूँ कि चार्ज, और ये हमेशा क्या आता है, एक इंटीजर आता है। तो Q = N फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, N मतलब चार्ज। ओके, टोटल चार्ज ये है एक एटम में चार्ज। अगर मैं ऐसा बोलूँ हीलियम +2 आयन में अगर मुझे क्या निकालना है, टोटल चार्ज निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, Q = N फॉर्मूला में N मतलब कितना चार्ज प्रेजेंट है, +2 है, +2 इंटू E मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी 1.6 इंटू 10⁻19। इस तरीके से निकालना। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। इधर अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से,
क्वेश्चन लिख दिया इसको देख लो। व्हेन 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, ओके, न्यूट्रल मेटल स्फीयर, ओके, एक मेटल का स्फीयर था, मतलब इस तरीके से मेटल का स्फीयर था, उससे हमने कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया। पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, तो यानी कि देखो प्रोटॉन का नंबर एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम था, लेकिन 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स मैंने रिमूव कर दिया, तो मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो इसमें कितना टोटल चार्ज रह जाएगा वो बताना है आपको। तो देखो चार्ज क्यूब इज इक्वल टू एनी फॉर्मूला कर सकते हैं, लेकिन देखो मेरे को पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो नेगेटिव टेंशन तो हो ही नहीं सकता, तो 2 and 4 ऑप्शन नहीं हो सकता, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला से कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू n, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स गया, 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिया। तो n मतलब देखो, n मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया, एट क्या वो सब भी हम लोग दे सकते हैं, फिर चार्ज अगर आयन में देखो तो चार्ज, ओके। ई क्या होता है, ई होता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आ जाएगा, तो 10 टू द पावर 14 से क्या आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में कितना आ जाएगा ये 5, ओके। सो अगर इसको हम लोग 16 लिख दूँ मैं, तो 10 टू द पावर -6 लिख सकता हूँ कूलम कूलम, तो आंसर देखो माइक्रो कूलम में क्या है, तो 10 टू द पावर -6 मतलब माइक्रो 1 माइक्रोमीटर होता है ना, ओके 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा, तो कूलम को छोड़ो माइक्रो कूलम लिख दो, तो 16 माइक्रो कूलम विल बी द आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। तो ये H1 से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा इन रोज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 100 ग्राम पहले आपको निकालना होगा, 100 ग्राम वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा और उन इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, उसको हम लोग Q इक्वल टू एनी फॉर्मूला से कर सकते हैं। सबसे पहले 100 ग्राम वाटर में जो H2 है 100 ग्राम, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल लेता हूँ मैं, ओके। तो आंसर का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गिवन वेट है अपना वो है 100 ग्राम, अब हम लोगों को पता है कि मोलर मास जो होता है वाटर का वो कितना होता है, H2O होता है ना, तो 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम हो जाएगा। तो अगर हम लोग मोल्स निकालें 100 ग्राम वाटर का, तो गिवन वेट 100 अपन में मोलर मास 18, तो कितना वो आ जाएगा अपने पास, कितना मोल आ जाएगा, तो से 50 टाइम्स 2 से 9 5 5.56 अपना वो आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा, ओके। देखो एक जो H2O, इसमें एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक H2O मॉलिक्यूल्स में, एक हाइड्रोजन के पास 2 एक होता है, एक हाइड्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है यानी कि 2, एंड ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो 8 to 10 होगा, एक मॉलिक्यूल के पास 10 होगा, एंड मोल्स हमने निकाल लिया। टोटल मॉलिक्यूल्स 100 ग्राम में कितना होगा, टोटल मॉलिक्यूल्स होगा अपना 5.56 इंटू मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इतना मॉलिक्यूल्स होगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाले हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा अपना 55.6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ओके। तो इसको अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा अपने को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, आंसर किसके बराबर होगा, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 53376 इसका स्क्वायर कूलम, ओके। ये अपना आंसर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 एंड Q2 हमने ले लिया। क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग सिंपली जो स्केलर क्वांटिटी को हम लोग गेट करते हैं अलजेब्रिक मेथड से कर सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड मतलब सिंपल अपना जो एडिशन करता है ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला प्रॉपर्टी हमने कर लिया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बहुत आसान सा प्रॉपर्टी है, उसमें से है देखो, एक प्लस एंड प्लस या फिर माइनस एंड माइनस हमेशा क्या करेगा, अपने आप को रिपेल करेगा, ओके। इसमें क्या होगा, रिपेल होगा, लेकिन प्लस एंड माइनस, अगर माइनस एंड प्लस ये डॉट में चार्ज में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा इसमें, और इसमें रिपल्शन होगा, ओके। तो थर्ड, ओके, इधर क्वेश्चन बन सकता है, इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ओके। तो इधर क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। सो बबल ए एंड बी इज, सो बबल ए, एक सो बबल ए क्या, उसमें एक में हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया है, सो बबल बी इज गिवन है पॉजिटिव चार्ज है, सो बबल बी में हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। देन रेडियस ऑफ बबल ए एंड बबल बी में क्या होगा, ये मान लो सो बबल ए है, ओके, ये सो बबल ए है, इसमें हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया इस तरीके से। जो इसका रेडियस होगा क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज देने के बाद एक्सपेंड कर जाएगा, तो रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ओके। एंड जब सो बबल बी होगा, इसको ऐसे मत मानो कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों का पास अट्रैक्शन होगा, ऐसे मत मानो, दोनों अलग अलग केस है, ओके। इसमें नहीं बोला है कि क्या दोनों का एक साथ हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ऐसा नहीं बोला है, दोनों को पास में रखते ऐसा नहीं बोला है। इस क्वेश्चन बोला कि अलग अलग करके हमने एक में नेगेटिव चार्ज दे दिया, एक में सो बबल बी में पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इसमें हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इसका भी जो रेडियस होगा चार्ज देने के बाद किसी भी रेडियस क्या बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, तो अपना जो आंसर होगा इसमें भी एक्सपेंड कर जाएगा, रेडियस इसमें भी एक्सपेंड कर जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज एंड इंक्रीजेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दो प्रॉपर्टी हमने कर दिया, थर्ड प्रॉपर्टी होते हैं चार्जेस के, इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इधर नहीं लिखते थे, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखो, जो एक मान लो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें एक -2 चार्ज है, इधर +4 है, -2 कूलम, +4 कूलम एंड -1 कूलम है। इसका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज -2 एडिशन करो स्केलर से, देखिए -3 कूलम +4 कूलम, तो ये आ जाएगा अपना प्लस में 1 कूलम, ये अपना टोटल चार्ज हो जाएगा। ये जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर हम लोग इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, टोटल चार्ज कांस्टेंट बोला है, लेकिन देखो ये चार्ज इस चार्ज में ट्रांसफर भी हो सकता है या फिर चार्ज का नंबर भी घट सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज होना पड़ेगा वो हमेशा 1 कूलम होना पड़ेगा। तो हमने इसी आइसोलेटेड सिस्टम को हमने ऐसा भी बना सकते, ये इधर से एक माइनस का चार्ज इधर आ जाए, तो क्या होगा, ये -1 कूलम हो गया, ये +3 कूलम आ गया, एंड ये -1 कूलम भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसमें भी टोटल चार्ज लेकिन +1 कूलम भी है, यानी कि नेट चार्ज, अगर ऐसा भी हो सकता है, इधर -1 कूलम हो गया, +1 कूलम हो गया, फिर +2 कूलम हो गया, इधर -1 कूलम हो गया, इधर भी क्या हो जाएगा अपना +1 कूलम भी हो जाएगा, चार्ज का नंबर बढ़ा लेकिन टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है, वो बोला है। इतना टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट 4 पॉइंट की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज
फोर्थ पॉइंट अपना है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो क्यू होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ओके क्यू टोटल क्यू, यानी कि टोटल क्यू बताना पड़ेगा। ओके टोटल चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। का मतलब है क्यू इज इक्वल टू एन ई। फॉर्मूला हमने पढ़ लिया है, एन होता है एक इंटीजर जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज अल्टीमेटली। एन ई होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड। ओके अब समझ आ गया होगा। यही पॉइंट फोर्थ में भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में भी हमने बताया है कि टोटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, एन है अपना एक इंटीजर, ये एन क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। एंड फिफ्थ अपना जो प्रॉपर्टी है इसको पढ़ लेते हैं, मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या होता है? चार्ज इज इनवेरिएंट। जो क्यू होते हैं, क्यू डजंट सेंस विद स्पीड। स्पीड बढ़ेगा तो क्यू का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से चार्ज क्या है? वेरिएंट नहीं है, यानी कि इनवेरिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो सिक्स जो प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो होती है कोएक्सिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड मास। कोएक्सिस्टेंस ऑफ चार्ज एंड मास। इसका सिंपल सा फंडा है कि इस जो अपना प्रॉपर्टी है इसमें लिखा मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्जेस बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मासेस। यानी कि मास एक चीज़ का मास हो सकता है लेकिन उसका चार्ज नहीं भी हो सकता, लेकिन एक चीज़ का अगर चार्ज है तो उसका मास होना ही पड़ेगा। एग्जांपल देख लो, जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता लेकिन उसके पास मास प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली हम लोग अगर देखें, सिमिलरली हम देखते हैं फोटोन और न्यूट्रिनो के पास फोटोन है, न्यूट्रिनो के पास कोई भी मास प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से इनके पास कोई भी चार्ज भी प्रेजेंट नहीं होता। ओके और समझ में आ गया होगा। एक लाइन में क्वेश्चन लिखता हूँ, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा इसमें से एक क्वेश्चन लिखता हूँ इधर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके तो वैसे इस क्वेश्चन को देखो, इफ चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज क्यू नॉट। ओके एक चीज का रेस्ट में चार्ज क्या है? क्यू नॉट। एंड व्हेन इट गोस फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ v इट विल गेन चार्ज क्यू नॉट प्लस द वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। मैंने क्या कहा है? हमने फिर प्रॉपर्टी में पढ़ा कि चार्ज क्या होता है? इनवेरिएंट होता है, यानी कि जो भी स्पीड होगा स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ओके तो चार्ज रेस्ट पे जो था वही हो जाएगा, तो क्यू नॉट जिसका भी वैल्यू क्यू के बराबर हो जाएगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमने कवर कर दिया है। अभी हम इधर पढ़ते हैं जो चार्ज एंड मास का डिफरेंस स्टोरीज कर लेते हैं। ओके इधर मैं लिख देता हूँ चार्ज, इधर मैं लिख देता हूँ मास। पहला वाला चार्ज का दो टाइप का होता है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला पॉइंट, पहला डिफरेंस देख लिया हम लोगों ने। दूसरा डिफरेंस देखो, जो टोटल चार्ज होता है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो कंजर्व होते हैं। चार्ज इज कंजर्व, मैं लिख सकता हूँ चार्ज मतलब टोटल चार्ज, नेट चार्ज इज कंजर्व बट नेट मास, फिर मास इज नॉट कंजर्व, इजंट कंजर्व। नेक्स्ट जो चार्ज होते हैं वो प्रॉपर्टीज देख लो। ओके प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो, प्रॉपर्टीज से मिल जाएगा। तो कंजर्व की बात क्या था? चार्ज क्या था अपना? क्वांटाइज्ड था। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लेकिन मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। देन जो चार्ज था अपना, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होता है लेकिन मास क्या वेलोसिटी के साथ बदलता है। ओके मास इज वेरिएंट। जो मास इज वेरिएंट का जो फॉर्मूला होता है, तो मास इन एनी स्पीड v क्या होगा? मास इन एनी स्पीड v ये हो जाएगा अपना m0 होता है मास एट रेस्ट डिवाइडेड बाय रूट ओवर के अंदर 1 माइनस v स्क्वायर उनमें c स्क्वायर। ओके इस फॉर्मूला को याद रख लेना। फिर हम लोग पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर इसको ऐसे लिखो कुड बी एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। हमने पढ़ा है सेम चार्ज क्या करता है? रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज पॉइंट रिपेल करता है। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस रिपल्सिव भी हो सकता है या फिर एट्रैक्टिव भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन फोर्स बिटवीन टू मासेस, हमें 2 पॉइंट मासेस, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, तो इसको भी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस लिख देना। ओके 2 पॉइंट मासेस क्या होता है? वो हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा, ऑलवेज एट्रैक्टिव होते हैं। तो यही था डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अगर बोर्ड में आ जाए तो इधर से लिख देना बोर्ड एग्जाम में। तो इस बार हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज इसे हम लोगों ने केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर बताऊँ क्लास 11 में पढ़ा है, लेकिन ये होता है रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास। रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, इधर मैं लिख देता हूँ स्पेसिफिक चार्ज E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m से लिखते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन का E/m होता है 1.75 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। देन E/m इस रेशियो की स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? ये होता है 9.58 × 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। बाई चार्ज में मास रेशियो या फिर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? वो होता है 0। देन E/m स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं हीलियम +2, उन लोगों का क्या होता है? हीलियम +2 यानी कि अल्फा पार्टिकल्स का होता है हाफ इंटू E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन। E/m रेशियो प्रोटॉन के हाफ के बराबर होता है। तो अगर ऑर्डर पूछे स्पेसिफिक चार्ज का तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, देन प्रोटॉन का, देन अल्फा पार्टिकल्स का, देन न्यूट्रॉन्स का। ओके ना हम लोग देख लेते हैं स्पेसिफिक चार्ज एट सम स्पीड। स्पेसिफिक चार्ज एट सम स्पीड। ओके तो इसमें देखना पड़ेगा जो क्यू था सबसे पहले रेस में जो चार्ज था, रेस में चार्ज था वो क्यू नॉट मान लो। एंड जो मास रेस में था, रेस इधर लिख देता हूँ, रेस में जो मास था वो m नॉट था मान लो। जब ये कुछ वेलोसिटी यानी कि स्पीड से जाएगा, कुछ स्पीड से जाएगा, तब जो स्पीड था कुछ स्पीड से जाएगा, तब जो चार्ज था, चार्ज तो इनवेरिएंट होता है, तो चार्ज पहले जो था वही था रहेगा। लेकिन क्या जो मास होता है वो क्या होता है? इनवेरिएंट होता है ना, इनवेरिएंट नहीं होता। तो मास एट सम स्पीड का फॉर्मूला क्या था? m नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर उनमें c स्क्वायर ये था। तो स्पेसिफिक चार्ज अगर हम लोग एट सम स्पीड v निकाले तो क्या हो जाएगा? चार्ज तो क्यू नॉट है एंड मास एट v सम स्पीड क्या हो जाएगा? m नॉट उनमें रूट 1 माइनस v स्क्वायर उनमें c स्क्वायर ये हो जाएगा।
तो क्यों नॉट हैव नॉट के लिए आए तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जो ई बाई एम रेशियो होगा एट सम स्पीड स्पेसिफिक चार्ज विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर रूट ओवर के अंदर इसके। तो देखो ये v का स्क्वायर माइनस हो रहा है तो अगर v बढ़ेगा तो क्या होगा ई बाई एम रेशियो एट स्पेसिफिक चार्ज एट सम वेलोसिटी विल डिक्रीज। अगर v घटेगा तो स्पेसिफिक चार्ज एट सम वेलोसिटी या फिर स्पीड विल इंक्रीज। ओके ये रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पेसिफिक चार्ज एट सम स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ओके आई होप समझ में आ गया होगा। सेट फार्मूला की तरह याद रख लेना। स्पेसिफिक चार्ज पढ़ लिया, इस बार हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सबसे पहले कंडक्टर्स पढ़ लेते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एंड इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता उसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं। तो कंडक्टर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मेटल्स, नॉन मेटल्स ऐसे तो इंसुलेटर होते हैं लेकिन एक नॉन मेटल है जो कि कंडक्टर्स की तरह काम करता है वो है ग्रेफाइट। ये सब मेटल्स एंड ग्रेफाइट क्या कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करेगा। तो जो मैं लिखता हूँ इसका अगर कंडक्टर्स का डेफिनेशन देना है मेरे को ऐसे होगा द मटेरियल व्हिच अलाउस टू पास इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आउट देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने मतलब बॉडी से पास करने को दे सकते हैं क्योंकि इसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है होते हैं। कंडक्टर्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूव टुवर्ड्स इज वॉल्यूम, जो कि उसके वॉल्यूम के अंदर ही घूमता रहता है। तो ये मान लो एक कंडक्टर है तो उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि घूमता रहता है। ओके इसके वॉल्यूम के अंदर ही एंड इधर ही लिखता हूँ मैं द जो एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये क्यों घूम सकता है? इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड। तो मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो अपने क्या आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली बाउंड नहीं होता है, यानी कि दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस इन द एटम्स। तो उसका जो एटम है ये इलेक्ट्रॉन मान लो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये आउटर शेल में का इलेक्ट्रॉन ये सब मूव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन उसके एटम के न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होता टाइटली। लेकिन इंसुलेटर्स में उल्टा होता है कि वो स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, तो इसी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। कंडक्टर्स का एक और मेन पॉइंट देख लो, इफ वी गिव एक्सेस चार्ज टू कंडक्टर्स इट विल बी एट सरफेस ऑफ इट। ओके तो अगर ये इसमें हमने एक्सेस चार्ज दे दिया, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सरफेस में लाई कर जाएगा, एंटायर वॉल्यूम में ये चार्ज नहीं जाएगा। ओके ये कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ सरफेस में लाई कर जाएगा। अगर हमने बीच में भी दे दिया फिर से सरफेस में आ जाएगा, यही मतलब एक्सेस चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज भी दे दो तो वो भी सरफेस में आ जाएगा। कंडक्टर्स का पॉइंट हम लोग ने कर लिया। पहला पॉइंट देखो द मटेरियल व्हिच, तो डेफिनेशन देखो पहले, द मटेरियल व्हिच अलाउस टू पास इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूव टुवर्ड्स इट्स वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस इन द एटम्स। इफ वी गिव एक्सेस चार्ज टू कंडक्टर्स इट विल बी एट सरफेस ऑफ इट। ओके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो इंसुलेटर्स का एग्जांपल्स अगर हम लोग दे दें तो क्या होगा? एग्जांपल्स नॉन मेटल, मैक्सिमम नॉन मेटल लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट कंडक्टर्स होते हैं। ओके नॉन मेटल हो गया, देन रबर हो गया, देन अपना पेपर हो गया, ड्राई वुड हो गया, ये सब क्या होता है? इंसुलेटर्स होते हैं। तो इंसुलेटर्स का हम लोग डेफिनेशन अगर देखो देना है तो कैसे लेंगे? द मटेरियल व्हिच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। तो जो इंसुलेटर्स होते हैं इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता? इलेक्ट्रॉन तो होता है। देखो एक इंसुलेटर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो टाइटली बाउंड होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, जो अपना आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड होगा, टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलेटर्स कुड हैव चार्ज। इंसुलेटर्स के पास हमने देखा है चार्ज है लेकिन ये चार्ज को पास नहीं कर सकता, बट कैन नॉट पास इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज तो होता है उसके पास लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इसी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं कर सकते। देन एक और पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इफ वी गिव एक्सेस चार्ज टू इंसुलेटर it will be at wherever we give this charge। तो इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे कंडक्टर्स में ओनली सरफेस में लाई करता था एक्सेस, अगर कोई चार्ज भी देंगे भी तो सरफेस में लाई कर जाता था कंडक्टर्स में, लेकिन इंसुलेटर्स में ऐसा नहीं है। लेकिन मान लो एक्सेस मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, मैंने न्यूक्लियस में दे दिया तो न्यूक्लियस में ही रह जाएगा। ओके तो समझ में आएगा। एंड सरफेस में देंगे तो सरफेस में रह जाएगा, जिधर देंगे उधर ही रहेगा एक्सेस। तो इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी, तो बॉडी कैसे कैसे हम लोग चार्ज कर सकते हैं? 3 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड देख लो बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम लोग रफ करते हैं बॉडी को बाय रबिंग।
फ्रिक्शन में बाय रबिंग करके। तो मान लो ये ए न्यूट्रल, ए बी न्यूट्रल सीट है, ये दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो मान लो फ्रिक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो इससे ही क्या होता है, चार्जिंग ऑफ बॉडी हो जाता है। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो देखते हैं हम लोग। ये तो न्यूट्रल क्या था, सीज था, इन दोनों को मैंने रब कर दिया, तो क्या होगा, द रबिंग यानी फ्रिक्शन हो गया दोनों के बीच में। तो ए का जो इलेक्ट्रॉन था ओके क्या हो जाएगा, बी में चला जाएगा। और ये जो मेथड है बाय फ्रिक्शन, ये ओनली एप्लीकेबल फॉर इंसुलेटर्स में ही अप्लाई करते हैं हम लोग। ओके, तो इंसुलेटर्स में हमें क्या पता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन कैसे इसमें आ सकता है, तो एक कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें ये आ सकता है। ओके, तो ए का इलेक्ट्रॉन बी में आ गया, तो ए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने रिलीज कर दिया, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ए से बी तक। एंड बी क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, बी में इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम लोगों को दो चार्ज पार्टिकल मिल गया, ए भी चार्ज होगा, बी भी चार्ज होगा। तो होम एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जब एक कोम को रब करते हैं अपने ड्राई हेयर में, तब वो कोम नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और ड्राई हेयर अपना पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ओके, तो बाय फ्रिक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर होते हैं इंसुलेटर्स के लिए। तो एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इधर, जो मैं लिखता हूँ पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, स्टेबल को याद रखना। ओके, तो लिख लो WP ट्रिक दे रहा हूँ। ओके, DC WP एंड CS जनरल स्टडीज। WP वर्क एनर्जी का WP से याद रख लो, डेली पेटल्स, DC से याद रख लो, GS जनरल साइंस जनरल स्टडीज। W से क्या होता है, W से होता है अपने पास वूलन क्लॉथ। P से क्या होता है अपने पास प्लास्टिक। तो एक प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट को अगर वूलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे तो वूलन क्लॉथ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, प्लास्टिक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड D से ड्राई हेयर एंड C से कॉम्ब। ओके, कॉम्ब को अगर ड्राई हेयर पे रब करेंगे तो ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। देन G फॉर ग्लास रॉड को अगर हम लोग सिल्क क्लॉथ से रॉड पे रब करेंगे तो सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज होगा, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बाय फ्रिक्शन मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया, इंसुलेटर के लिए अप्लाई होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट मेथड हम लोग देख लेते हैं बाय कंडक्शन से कैसे कर सकते हैं, ये एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स, नाम से पता चल रहा है, कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें बाय टचिंग, इसमें टच करना पड़ता है, तब एक मेथड कर सकते हैं हम लोग, टचिंग या फिर कनेक्टिंग। ओके, एंड कनेक्टिंग। तो मान लो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो ये ए सी था पॉजिटिवली चार्ज। इसका फंडा देखो, जब फ्रिक्शन में जो फंडा था वो था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इसका जो फंडा है वो मैंने लिख दिया था। ओके, कैसे होता है इसमें, इसका फंडा होता है आफ्टर कंडक्शन लाइक चार्जेस विल पास। ओके, तो इसका यही मतलब है आफ्टर कंडक्शन। जो देखो एंड बी क्या था, मान लो ये न्यूट्रल था, तो इन दोनों को मैं अगर कनेक्ट कर दूँ तो ए एंड बी को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो फंडा क्या बोलते हैं अपने को, आफ्टर कंडक्शन लाइक चार्जेस विल पास। ओके, लाइक चार्जेस मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो इसके पास भी पॉजिटिव, मान लो इसका पहला चार्ज Q था, इसका 0 था, इसका Q1 हो जाएगा, इसका Q2 हो जाएगा, और इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज था ही, तो इसके पास जो इतना पॉजिटिव चार्ज था उसका कुछ इधर पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। ओके, क्या नेगेटिव चार्ज आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ए के पास पॉजिटिव चार्ज ही था। और हम लोगों ने क्या बनाया, एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज जो होता है कंजर्व रहता है, तो इसका टोटल चार्ज एंड इसका टोटल चार्ज कंजर्व होना पड़ेगा। तो Q + 0 Q के बराबर हो जाएगा, Q किसके बराबर हो जाएगा, Q1 + Q2 के। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जो कंडक्शन मेथड है वो किसके लिए एप्लीकेबल रहता है, कंडक्शन मेथड ओनली एप्लीकेबल फॉर कंडक्टर्स। एंड क्या होता है उसमें, टचिंग करना पड़ता है एंड कनेक्शन करना पड़ता है, या कनेक्शन करना पड़ता है। और फंडा क्या है, तो जो लाइक सर्फेस विल पास। ओके, आफ्टर कंडक्शन लाइक सर्फेस विल पास। तो इसमें हम लोग एक केस देख लेते हैं, बाय कंडक्शन से बहुत न्यूमेरिकल चीज आता है, तो हम लोग देख लेते हैं केस। ये मान लो एक ए स्फीयर है एंड ये बी स्फीयर है। ओके, तो ए के पास चार्ज है, मान लो कोई सा भी चार्ज है Q1 एंड बी के पास चार्ज है Q2 अपना। ओके, ए जो स्फीयर है इसका रेडियस है R1 एंड बी जो स्फीयर है इसका रेडियस है R2। तो इन दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया वायर से मान लो। तो ये इसका रेडियस तो R1 ही रहेगा, इसका रेडियस क्या रहेगा, R2 ही रहेगा। इसका मान लो चार्ज हो गया इस बार Q1 डैश, इसका चार्ज हो गया Q2 डैश। जो आफ्टर देखो कनेक्शन के बाद इन दोनों में जो क्या आ जाता है, चार्ज का पोटेंशियल आ जाता है, मतलब पोटेंशियल मतलब लोगों क्या जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल आ रहा है, ऐसे मान लो। ओके, पोटेंशियल क्या है वो हम लोग पार्ट के सेक्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसमें करेंगे। ओके, कैपेसिटेंस इस सेक्टर में करेंगे। तो देखो इसमें भी क्या आ गया था, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल आ गया था। एक बार क्या होने के बाद, कंडक्शन होने के बाद पोटेंशियल आ जाता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लीजिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K/Q अपॉन में R, K/Q अपॉन में R होता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल इन इसका जो पोटेंशियल इन A विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इन B। तो Q1 डैश अपॉन में R1 इक्वल टू हो जाएगा Q2 डैश अपॉन में R2। इस बार अगर हम लोग करें Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश करें तो R1 अपॉन में R2 मुझे मिल जाएगा। ओके, इसको साइड में रख दो। तो इसमें अगर इधर से मैं अगर Q1 डैश निकालो, Q1 डैश का वैल्यू निकालो तो मुझे मिल जाएगा R1 अपॉन में R2 इंटू Q2 का डैश मिल जाएगा मुझे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें अगर मैं चार्ज क्या होता है कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकालो तो मुझे Q1 + Q2 किसके बराबर मिल जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर मिल जाएगा। क्या लोग को समझ में आ रहा है, मैंने कहा कि आफ्टर कंडक्शन पोटेंशियल में चला जाता है, तो इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम है, उससे मैंने इस फॉर्मूला को निकाला। एंड इधर अभी ये तो अपने को पता ही है कि चार्ज का प्रॉपर्टी बताया हमने, चार्ज क्या होता है कंजर्व होते हैं, तो कंजर्वेशन में इन दोनों का टोटल जो सिस्टम का चार्ज होगा इसका सिस्टम का चार्ज सेम होगा। तो Q1 + Q2 Q1 + Q2 का डैश, तो उसको मैं Q टोटल भी लिख सकता हूँ, इन दोनों को प्लस करके भी मैं Q टोटल लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे निकालना है फॉर्मूला Q1 डैश क्या होता है, तो इसी वजह से तो मैंने इन दोनों को Q टोटल लिखा। ओके, तो Q1 डैश को मैंने क्या लिखा है, R1 अपने में R2 Q2 डैश R1 में R2 Q2 डैश प्लस Q2 डैश। ओके, तो अगर मुझे इसको मैं लेके आता हूँ, ओके, तो Q2 डैश अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1 + R1 अपन में R2 मिल जाएगा। ओके, इक्वल टू Q टोटल। तो मुझे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो Q2 डैश का फॉर्मूला मुझे क्या मिल जाएगा, Q2 डैश का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा R2 R1 + R2 होल इंटू Q टोटल। ओके,
तो ये हो गया अपना Q2 डैश का फॉर्मूला। सिमिलरली मैं निकालूँ अगर Q1 डैश का फॉर्मूला, इधर से Q2 का वैल्यू पुट करूँ मैं अगर, तब Q1 डैश का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा क्या, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल इंटू Q टॉटल। इन दोनों फॉर्मूला को याद रख लेना। तो ऐसे ही कंडक्शन के बाद कोई से भी चार्ज निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग बॉडी पढ़ रहे थे। तो थर्ड जो मेथड होते हैं बाय इंडक्शन। ओके, बाय इंडक्शन से भी हम लोग किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो इंडक्शन मेथड सबसे क्या यूजफुल होता है कि वो, क्योंकि इसमें हम लोग को टचिंग या फिर जो हम लोग फ्रिक्शन में क्या करते थे, फ्रिक्शन में रफ करते थे, एंड हमारे कंडक्शन में हम लोग टचिंग करते थे। तो इसमें टचिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, नो टचिंग। ओके, टचिंग ना भी करें तब भी होता है। एंड बाय इंडक्शन कहाँ यूज़ होता है, बाय इंडक्शन हम लोग कंडक्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं एंड डाई इलेक्ट्रिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो नो टचिंग, तो ये कैसा मेथड है, मेथड फिर ए चार्ज बॉडी इज यूज्ड टू चार्ज एंड अनदर बॉडी without touching or losing its own charge। तो देखो, losing its own charge without losing its own charge मतलब क्या है, जब हम लोगों ने कंडक्शन पढ़ा था उसमें अपना जो चार्ज था वो लूज हो रहा था, लेकिन इंडक्शन में अपना चार्ज लूज नहीं होता। मान लो इसमें बेहतरीन एग्जांपल अर्थिंग हो जाता है बाय इंडक्शन में चार्ज करने का। अर्थिंग ओके, इसमें कैसे होता है, मान लो ये एक, मान लो पॉजिटिवली चार्ज क्या है, एक रॉड है, और ये मान लो एक स्फीयर था जो कि न्यूट्रल था, न्यूट्रल कंडक्टर था ये। ओके, एनसी सिलेक्ट किया मैंने, न्यूट्रल कंडक्टर था। तो इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, और कंडक्टर से मतलब इसमें बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, न्यूट्रल है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो मूव कर सकता है ना, टाइटली बाउंड नहीं है। तो इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज मूव करके इधर की साइड आ जाएगा, एंड जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इधर की साइड चला जाएगा। तो क्या होगा इसमें, देखो इसमें हम लोगों ने टच भी नहीं किया लेकिन ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, और ये आर्ट का सरफेस है। मान लो आर्ट के सरफेस से क्या इलेक्ट्रॉन्स के, ये जो पॉजिटिव है इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आ जाएगा, एंड इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है इसको कट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होगा, नेगेटिव जब आके पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो बन जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज ही होगा, ये पूरा नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ओके, जो न्यूट्रल कंडक्टर था वो नेगेटिवली चार्ज बन गया, नेगेटिवली चार्ज, और ये जो नेगेटिवली चार्ज है इसको हम लोग इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज मतलब आर्टिंग हो गया। ओके, आर्ट से इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव को कट कर दिया एंड नेगेटिवली चार्ज बन गया। इसमें टचिंग भी नहीं हुआ, इससे चार्ज का भी लूज नहीं हुआ, इसी को बाय इंडक्शन बोलते हैं। एक बेहतर एग्जांपल आर्टिंग हम लोग ने पढ़ा, इसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं, जिसको क्यू डैश से भी नोट किया जाता है, और जिससे हम लोगों ने किया। ओके, इसको अप्लाई किया, इस चार्ज को अप्लाई किया ना, इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, व्हिच चार्ज इज यूज्ड टू चार्ज द अदर। ओके, हमसे इसको इंड्यूसिंग चार्ज बोला जाता है, इसको क्यू से भी नोट किया जाता है। जो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा क्यू डैश का, क्यू डैश मान लो, क्यू डैश का जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस चार्ज का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज बीइंग चार्ज्ड इज बीइंग चार्ज्ड। तो ये जो ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा था इसका मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो क्या इंड्यूस्ड चार्ज है। ओके, एंड इन केस ऑफ कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स में जो इंड्यूस चार्ज है यानी कि क्यू डैश, इसका वैल्यू होता है माइनस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, इंड्यूसिंग चार्ज के साइन को नेगेटिव बना दोगे तो ये हो जाएगा कंडक्टर्स में। एंड डाई इलेक्ट्रिक्स में क्या होगा, इन डाई इलेक्ट्रिक्स जो इंड्यूस चार्ज होते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स में, इंड्यूस चार्ज से बड़ा होता है क्या, इंड्यूसिंग चार्ज का नेगेटिव साइन। ओके, इसको भी याद रख लेना। तो ये हम लोग ने आर्टिंग का केस पढ़ लिया, एक पहला केस। अगर इसमें मैं नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आता तब क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज अगर रॉड लेके आता तो ये न्यूट्रल जो कंडक्टर था तो इसका पॉजिटिवली चार्ज ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो सब इधर की तरफ आ जाता। ओके, देन मैं अगर इसको आर्ट से कनेक्ट कर देता तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन्स आर्ट की तरफ आ जाता इस तरीके से। ओके, तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली स्फीयर बन जाता, क्या बन जाता, ये तो नेगेटिवली पॉजिटिव स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बन जाता, तो ये बन जाता इंड्यूस चार्ज, ये बन जाता अपना इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, दोनों केस पढ़ लिया आप लोगों ने। तो बाय इंडक्शन कैसे काम करता है, किसी भी चीज़ में कैसे चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ये बढ़िया एक स्पेशल केस पढ़ते हैं इस बार, आर्टिंग तो पढ़ लिया। क्या बोलते हैं इसको, ओके, इंडक्शन का ही एक स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, इधर लिख देता हूँ, स्पेशल केस ऑफ इंडक्शन। स्पेशल केस ऑफ इंडक्शन क्या है, एक मैंने अगर इस तरीके से चार्ज रॉड टाइप का कुछ ले लिया। ओके, एंड दो ये स्फीयर आपस में कनेक्ट है। ओके, ये दो स्फीयर एक स्फीयर की तरह एक कर है और जो कि है न्यूट्रल कंडक्टर। ओके, ये दोनों स्फीयर एक न्यूट्रल कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा उसमें टोटल जितना नेगेटिव चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो मूव कर सकते हैं। ऐसा है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज है, तो इधर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस वाले न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन जो मूव करके इस साइड आ जाएगा, अट्रैक्शन करेगा। ओके, फोर्स ऑफ इधर अट्रैक्शन लगेगा, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज होगा इधर की तरफ चलाएगा, जो कि फोर्स ऑफ रिपल्स कर रहा होगा इस पॉजिटिव से। ओके, तो मैंने क्या किया, ऐसा हो गया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये जो दोनों टच कर रहा था इन दोनों को टच को मैंने हटा दिया। ओके, तो कैसा बन जाएगा, तो नेगेटिवली ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा एंड ये अपना पॉजिटिव था, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये भी एक स्पेशल केस होता है। ओके, केस ऑफ इंडक्शन का, इसमें भी हम लोगों ने टचिंग नहीं किया स्पेस को एंड इससे कुछ भी चार्ज इसमें नहीं गया। ओके, लेकिन हम लोगों को दो क्या मिल जाएगा अपने को, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर भी मिल गया, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर भी मिल गया। स्पेशल केस देखिए, सर नोट लगा के लिखो, इधर दो पॉइंट लिखेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 1 सेकंड इधर लिख दो, ये चार्ज पार्टिकल ऑलवेज अट्रैक्ट द न्यूट्रल स्फीयर, न्यूट्रल कंडक्टर। ओके, एक चार्ज पार्टिकल ये मान लो चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, एंड ये है अपना न्यूट्रल कंडक्टर। तो इसको मान लो मैंने मान लिया ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल कंडक्टर मतलब फिर से वही केस आ जाता है। ओके, इसमें क्या होगा, इक्वल नंबर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर प्रोटॉन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होगा मूव करके इसको अट्रैक्शन करके इसकी तरफ आ जाएगा, अट्रैक्शन की क्या उसके थोड़ा अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी से के कारण इधर की तरफ आ जाएगा, एंड ये पॉजिटिवली चार्ज इधर की तरफ आ जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज होगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसमें, एंड ये पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन से ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से क्या हो जाता है,
इन दोनों के बीच में, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अपने को हमेशा अट्रैक्शन देखने को मिलता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में नहीं, सॉरी, एक चार्ज पार्टिकल हमेशा एक न्यूट्रल कंडक्शन को हमेशा अट्रैक्ट करता है। ओके, ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। टू सेम चार्ज कैन attract when two same charges can attract when they are very large in size। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करता है। ओके, तो दो सेम लाइक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस बोला था। ओके, चार्जेस नहीं बोला था। पॉइंट चार्जेस बहुत छोटा होता है, इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, रिपेल करते हैं जब सेम पॉइंट चार्जेस होते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला है, टू सेम चार्जेस यानी कि सेम साइन का चार्ज क्या अट्रैक्ट भी कर सकते हैं व्हेन दे आर वेरी लार्ज इन साइज। ओके, तो वो ड्रॉबैक बन जाता है, यानी कि पॉजिटिव अट्रैक्ट भी कर सकता है। कब अट्रैक्ट करेगा, जब ये लार्ज इन साइज होगा, बहुत लार्ज इन साइज होगा। अगर पॉइंट चार्ज हो तब हमेशा सेम साइन का चीज रिपेल करता है। ओके, नेगेटिव भी क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। कब, जब ये दोनों लार्ज हो जाए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, अगर दो चार्ज के बीच में रिपल्सन है, इफ देयर इज रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, there is charge present, there is some charge present in both, sorry मैंने थोड़ी गलती करी, if there is repulsion between two objects, there is charge present in both object। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ है, इसके बीच में अगर रिपल्शन है, इसके बीच में अगर रिपल्सन है, रिपल्सिव फोर्स है, देन इसको मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, चार्ज होगा ही होगा, Q1 Q2 कुछ ना कुछ होगा। वहीं पे देखो, तो इसके बीच में अगर अट्रैक्शन है तब ये ऐसा भी हो सकता है ना। इसमें पॉइंट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ हम लोग, इसमें टोटल हम लोग जो तीनों पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, उसमें पॉइंट चार्जेस की बात कर ही नहीं रहा हम लोग। पॉइंट चार्जेस में तो हम लोगों ने बात कर ही दिया है कि लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल एंड नॉन लाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें लार्ज या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, ऐसे चार्जेस की बात करें तो अट्रैक्शन तो एक मान लो इस चार्ज है और ये न्यूट्रल कंडक्टर है, तब भी तो अट्रैक्शन होगा ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो, अट्रैक्शन होगा तो दोनों क्या होना पड़ेगा, चार्ज ही होना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन अगर बीच में रिपल्सन है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्सन है, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या चार्ज होना ही पड़ेगा। ओके, आई समझ में आ गया होगा लोगों को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस पर कूलम्ब्स लॉ। सॉरी, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट मान लो, क्वेश्चन में इधर लिख देता हूँ। ओके, क्वेश्चन है व्हाई ए ट्रक हैज ए चेन हैंगिंग टू इट। अगर ये ट्रक है, ओके, ट्रक के बैक साइड पे जो चेन होते हैं एक रोड को कनेक्ट करते रहते हैं, वो क्यों होता है, वो बन गया है। ओके, तो गाइस देखते हैं हम लोग, इस जो ट्रक है इसमें ये मतलब पीछे की तरफ ये चेन हैंगिंग तो रहता है इंडस्ट्री को अटैच। जो ट्रक है वो बहुत ही हाई स्पीड से जाता है, तो एयर के साथ ये जो ट्रक है फ्रिक्शन करता है, एयर के साथ फ्रिक्शन करके इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो चार्ज प्रोड्यूस होगा तो उस चार्ज से क्या, ये जो टैंकर है, ट्रक है, इसमें आग भी लग सकती है। अगर ऑयल वगैरह है तो इसमें क्या आग लग सकती है, तो फायर एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए ये जो चार्ज है, इसको इस जो चेन है इससे रोड पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसी वजह से ये चेन रहता है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसको लिख लेना आंसर में, आंसर करके लिख लेना व्हाई ट्रक इज चेन हैंगिंग टू इट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। बेहतरीन लॉ है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लेते हैं। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, उससे पहले देखो ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्ज के लिए। अभी वो सब हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है कि न्यूट्रल कंडक्टर हो गया, लार्ज साइज का चार्ज हो गया, तब सेम लाइक में भी अट्रैक्शन होगा। ये सब बात हम लोग नहीं, पॉइंट चार्ज मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करेगा एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो Q1 Q2 टू पॉइंट चार्जेस है, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। ओके, तो देखो ये जो Q1 है ये Q2 पे एक फोर्स लगाएगा, जो कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा एंड Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, किसमें 1 पे। ओके, तो फोर्स इन 1 कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो ये वाला फोर्स हो गया आपका F12 एंड ये वाला फोर्स हो जाएगा फोर्स 2 1, क्योंकि ये वाला फोर्स किसमें लग रहा है, 2 में, कौन लग रहा है 1, ये वाला फोर्स। ओके, तो इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है F12 इक्वल होता है। ओके, F21, इस बात को याद रख लो, एंड साइन अपोजिट में होते हैं। तो देखो इधर हम लोग कूलम्ब्स लॉ को लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन, ये फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, बट द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द multiplication of charges and inversely proportional to the square of radius, square of distance between them, radius नहीं, square of distance between them। so अगर हम लोग फॉर्मूला टाइप में लिखे तो जो फोर्स होगा, सिंपली हम लोग इन दोनों को फोर्स से लिख रहे हैं। ओके, फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, M1 M3 लिख रहा है, वो तो ग्रेविटेशन फॉर्मूला में था। तो ग्रेविटेशन की लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह ही है कूलम्ब्स का लॉ, Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड फिर फोर्स होगा वो बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का। ओके, तो इन दोनों को अगर मैं एक से लिखूँ तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब का कांस्टेंट बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होते हैं, तो K Q1 Q2 अपने R स्क्वायर हो जाएगा फोर्स का। ये जो K का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग, K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलम्बिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, आर कूलम्ब स्क्वायर इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। और इस K को हम लोग एक और फॉर्मूले से लिख सकते हैं, 1/4 E नॉट। ये E नॉट क्या होता है, E नॉट होता है अपने पास परमिटिविटी, E नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट
परमिटिविटी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके, सो परमिटिविटी, फ्री स्पेस, फिर वैक्यूम। ई नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। तो ई नॉट का एक वैल्यू होता है, वो देख लो। ई नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻12 माइनस 19 के लिए 12 होता है, -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि ये जो यूनिट है इसका उल्टा होता है। ओके, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कितना वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर, कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर। अभी ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ कूलम्बिक फोर्स या फिर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है और पावर एनर्जी में पढ़ा है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब और डन बाय दिस फोर्स विल बी 0। ओके, दूसरा बात, ये जो फोर्स है ये डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी हार्ड चार्ज। ओके, तो ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या फिर कूलम्बिक फोर्स है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जो Q1 और Q2 के बीच में अगर थर्ड चार्ज भी आ गया, तो मतलब Q3 एक थर्ड चार्ज भी आ गया, तो इसके इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, एंड थर्ड डिपेंड भी करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपन द मीडियम बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 के बीच में जो मीडियम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड फोर्थ, ये फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, फॉलो एसपीपी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है यानी कि फैक्टर के एडिशन को फॉलो करता है। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जैसे हम लोग अच्छे से करेंगे। ओके, न्यूमेरिकल भी इससे करेंगे हम लोग। नेक्स्ट की तरफ होते हैं। नेक्स्ट स्पेशल केस में आ सकता है, इसमें लिख दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बिटवीन ए चार्ज एंड ए रॉड। ओके, मान लो ये एक रॉड है। ओके, तो ये है रॉड, पॉजिटिवली चार्ज है मान लो, और ये कौन चार्ज है, क्यों, तो ये नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, क्यों मान लो इसका चार्ज। रॉड से ये इसका डिस्टेंस है r और ये रॉड का डिस्टेंस कितना है l। ओके, रॉड का डिस्टेंस है l। तो ये जो रॉड है इसका टोटल चार्ज है q। वही पूछा है अपने को, इन दोनों के बीच में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स कितना लग रहा होगा। ओके, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसका इक्वल्स टू होगा k q r l प्लस r, तो r प्लस l। इस फॉर्मूला को याद रखें, k q r प्लस l। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं k q1 q2 में आंसर, ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब एक चार्ज को हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे q/2 तब क्या होगा, ये फोर्स होगा, इनके बीच का फोर्स मैक्सिमम होगा। ओके, बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला केस देख लें। नेक्स्ट केस देखो, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होते हैं उसको अगर हम लोग उसका एंड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अगर रेशियो लेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2.39 इंटू 10⁻43 आएगा। इस बात को भी याद कर लेना। ओके, तो इस बार हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि हम लोगों ने k का देखा था, k = 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कि एप्सिलॉन नॉट था वो था परमिटिविटी इन वैक्यूम। ओके, और फ्री स्पेस। तो इधर हम लोग देखते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी का डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, तो परमिटिविटी इज द बेसिक properties of matter which measures the resistance offered by a medium against external electric field। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या होता है, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी का मेथड होता है जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। और रेजिस्टेंस कौन देता है, रेजिस्टेंस एक मीडियम का जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ओके, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम क्या होता है वो बात देख लेते हैं हम लोग। when two charges are placed in a medium other than वैक्यूम और एयर। तो देखो वैक्यूम और एयर में जो परमिटिविटी था क्या था, वो एप्सिलॉन नॉट था। ओके, एयर में भी लगभग इक्वल होता है, लेकिन वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट होता है, एयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो देखेंगे। ओके, जब दो सोर्सेज को हम लोगों ने एयर या फिर वैक्यूम से लेके एक अलग मीडियम में रख दिया तो क्या होगा, द फोर्सेस बिटवीन देम reduces by an amount of ओके, एक अमाउंट k से डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो k क्या होता है, k को बोलते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट k का। ओके, तो इधर हम लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं कि और जो नया फोर्स होता है वो देखो रिड्यूस क्या हो गया, एक नया मीडियम का फोर्स F जैसे में लिखा, तो पहले जो वैक्यूम में फोर्स था डिवाइडेड बाय k। ओके, ऐसे हम लोग इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, अभी डायरेक्ट करके भी दिखाऊंगा। ओके, ये फॉर्मूला को सबसे पहले कुछ मीडियम उसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू देखो, बहुत से क्वेश्चन में से काम में आएगा। ओके, इधर मैंने लिख दिया हो मीडियम, इधर मैंने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है रिलेटिव परमिटिविटी लिख दिया। तो सबसे पहले वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा 1। ओके,
बाकी देखो एयर में कितना हो जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा एयर में 1.0054, तो वाटर में हो जाएगा 80, मेटल में हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके ये देखो ये तो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ओके एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है अभी वो अगर हम लोगों ने समझ लिया तो इस हम लोग को आराम से डिराइव कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी मैंने क्या बोला कि अगर दो चार्ज अलग मीडियम में रखेंगे तो उसका जो फिजिक्स का फोर्स है वो के कांस्टेंट या फिर उसी को रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है, उससे रिड्यूस हो जाता है। ओके तो जो देखो एप्सिलॉन जो रिलेटिव होता है और के इक्वल टू होता है क्या किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैक्यूम का एप्सिलॉन। ओके समझ में आ गया, किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जो अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो कैसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फिर से नाउ हम लोग अगर लिखें तो किसी भी अदर मीडियम में हम लोग फोर्स निकालते देखते हैं तो क्या हो जाएगा के उस मीडियम में जो के का वैल्यू होगा के यानी कि एक के क्या है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये है अपना कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट Q1 Q2 उनमें R स्क्वायर हो जाएगा, ये के किधर का मीडियम का। ओके ये मीडियम का है कोई और मीडियम का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Q1 Q2 उनमें R4 के को 4 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। एप्सिलॉन क्या आएगा इसमें मीडियम का था तो मीडियम में आएगा इंटू R स्क्वायर होगा। तो देखो एप्सिलॉन अगर मैं किसी मीडियम का निकालूँ तो क्या होगा एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट आएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम को अगर मैं एप्सिलॉन रिलेटिव इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। ओके तो मैं R स्क्वायर तभी देखो इसको मैं क्या लिख सकता है 1 एप्सिलॉन रिलेटिव, इसको अलग से लिख दिया मैंने, ये रिलेटिव को इधर लेके और बाकी Q1 Q2 4 पाई E नॉट R स्क्वायर क्या है हो रहा है ये तो अपना जो फोर्स होता है वैक्यूम में कि पहला वाला फोर्स आ गया जो कि वैक्यूम में फोर्स ई रिलेटिव को क्या के भी बोलते हैं, तो आ गया ना अपना फॉर्मूला F इक्वल टू F/K। ओके ये वाला फॉर्मूला आ गया, तो डिराइव कैसे किया आप लोगों को पता चल गया। ओके तो इस फॉर्मूला को याद रख लो, जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो परमिटिविटी इन एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी इन वैक्यूम होता है, एंड जो फोर्स टेस्ट होता है यानी किसी भी अलग मीडियम में फोर्स वो होगा अपना फोर्स इन वैक्यूम अपन में के। ओके के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के कैसे निकालते हैं वही तो रिलेटिव परमिटिविटी है। ओके अच्छा समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक कूलम्स लॉ इन सर्कुलर मोशन। ओके कूलम्स लॉ का ही टॉपिक है, कूलम्स लॉ इन सर्कुलर मोशन। तो मैं एक क्वेश्चन की मदद से इस वाले टॉपिक को कवर कर देता हूँ। ओके तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरिंग चार्जेस माइनस Q1 इज मूविंग अराउंड द चार्ज Q2। ओके तो एक चार्ज m मास का एक चार्ज इसका चार्ज है माइनस Q1 वो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में अराउंड किसके Q2 के। ओके प्लस Q2 के अराउंड मूव कर रहा है, इनके बीच का रेडियस बोला है कि r है, तो हमें बोलना है कि जो ये Q1 एक रिवोल्यूशन करने के बाद देखो इधर से एक रिवोल्यूशन इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे करने के बाद इधर तक आने में कितना टाइम पीरियड लगेगा। ओके तो टाइम पीरियड हम लोगों को पता है, टाइम पीरियड होता है एक रिवोल्यूशन करने में टाइम। ओके तो टाइम पीरियड निकालने से पहले मुझे देखो इधर क्या लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा एंड जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो उल्टा भी लिख सकता हूँ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एम स्क्वायर अपन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एम स्क्वायर अपने फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक तो क्या होगा कि Q1 Q2 में साइन को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ओके ठीक है हमें क्या निकालना है v यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तभी क्या देखो टाइम पीरियड निकालना है अपने को। देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम। ओके डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट अपन में वेलोसिटी करेंगे या फिर डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी करेंगे। देखो हमेशा अगर ऐसी सिचुएशन में टाइम निकालना हो या वेलोसिटी टाइम निकालना हो कि उल्टा जाना हो डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट नहीं करना है, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है अपने को डिस्टेंस मान लेना है। ओके तो टाइम पीरियड निकालने में जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसको डिस्टेंस मान लो, तो टोटल डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी हो जाएगा। ओके तो सबसे पहले अपने को वेलोसिटी का पता चल गया तो डिस्टेंस क्या होगा एक राउंड में 2πr होगा, डिस्टेंस होगी 2πr, तो अपने को अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो टाइम पीरियड आसानी से निकाल सकते हैं। ओके तो वेलोसिटी इधर से निकल आएगा, देखो इधर v स्क्वायर है तो v स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा k Q1 Q2 अपन में k Q1 Q2 और देखो क्या कर दिया मैंने r स्क्वायर हो जाएगा ना, ये r कैंसिल होता जाएगा r रह जाएगा और m का नीचे आ जाएगा, तो v इक्वल हो जाएगा अपना और इसके अंदर k Q1 Q2 अपन में m क्या आ गया v एंड टाइम अभी टाइम पीरियड निकाल सकते हैं हम लोग। टाइम पीरियड डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी डिस्टेंस कितना है 2πr में वेलोसिटी करना डिवाइडेड बाय वेलोसिटी तो मल्टीप्लाई उल्टा कर देता हूँ। ओके तो ये वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन अगर नहीं दिया होगा तो कंफ्यूज मत होना, क्या करना है अपने को इसको अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r क्यूब m हो जाएगा, देन k Q1 Q2 हो जाएगा। अगर ऐसा भी ऑप्शन नहीं दिया हो तब क्या करना है, तब k को परमिटिविटी के नाम पे मतलब एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी इन वैक्यूम के नाम में लिख लो। कैसे लिखेंगे तो देखो k का वैल्यू होता है 1/4 पाई स्क्वायर r क्यूब m Q1 Q2 इनटू क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 16 पाई क्यूब r क्यूब m एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 हो जाएगा। ओके लेते हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म। ये मान लो इस बार क्या होगा कि कूलम्स लॉ यूज होगा लेकिन क्या होगा इन द टर्म्स ऑफ वेक्टोरियल। ओके वेक्टर्स में यूज होगा तो साइन कन्वेंशन का इसमें अपने को ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। एक एक्सिस है y एक्सिस मान लो ये कोई एक चार्ज है Q1 ये एक चार्ज है Q2, तो इधर से जो अपना ओरिजिन होता है उससे देखो तो Q1 तक जो वेक्टर जाएगा वही R1 वेक्टर होगा, बाकी Q2 तक जो वेक्टर जाएगा वो R2 वेक्टर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। ओके R1 एंड R2 का रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा। तो अभी अपने को देखना है कि कूलम्स लॉ देखो एक Q1 Q2 के ऊपर क्या फोर्स लगेगा, फोर्स Q1 Q2 के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा नहीं Q2 Q1 के ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स 1 2
ओके Q1 के ऊपर लग रहा है, कौन दे रहा है Q2 तो फोर्स 1 2 क्या होगा नॉर्मल के Q1 Q2 साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना इन दोनों में। अपन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इन दोनों का उसका Q उसका मैग्नीट्यूड का Q इंटू R1 माइनस R2 वेक्टोरियल फॉर्म में। ओके देन तो पहला वेक्टर सेकंड वेक्टर के ऊपर दे रहा है फोर्स, वो हो जाएगा फोर्स Q1 फोर्स ऑन टू Q2 1। ओके तो ये Q1 Q2 हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा, तो मैं रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का Q हो जाएगा। तो इन दो फॉर्मूला को याद कर लो तो वेक्टोरियल का क्वेश्चन भी कर सकते हो, कूलम्स लॉ इन वेक्टोरियल फॉर्म। पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके कूलम्स लॉ पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल इसको एसपीपी लिख दिया हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो मान लो ये Q1 चार्ज है, ओके तो ये है अपना Q2 चार्ज, ये है अपना इधर Q3 चार्ज, इधर है अपना Q4 चार्ज। अभी निकालने को क्या है कि Q1 में कितना नेट फोर्स है, Q1 में कितना टोटल नेट चार्ज है इसको बताना है। ओके तो देखो ये Q2 एंड Q1 के बीच में से रिपल्सिव फोर्स आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन 1/2 रिपल्सिव है, इसी वजह से हम लोग ने इधर लिख दिया। ओके देन अभी देखो इधर कौन सा फोर्स आएगा फोर्स ऑन 1/3 एंड इधर आएगा फोर्स ऑन 1/4। ओके तो एफ नेट जो अगर अपने को टोटल एफ नेट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल होता है एफ नेट में सारे के सारे फोर्सेस को ऐड करने को बोलते हैं। ओके तो क्या करेंगे 1 2 प्लस फोर्स 1 3 प्लस फोर्स 1 4, लेकिन इसे एडिशन करेंगे इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है अपने को और ये वेक्टर का ध्यान रखना है। ओके वेक्टर फॉर्म में तब का ध्यान रखना है। ओके हो गया ये सब। तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ का क्या पढ़ लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ लिया, वेक्टोरियल फॉर्म में पढ़ लिया। वेक्टोरियल फॉर्म में क्या था F1 2 क्या था कि Q1 Q2 अपन में जो रिजल्टेंट था उसका क्यूब इनटू था R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2। तो हम लोगों ने पढ़ लिया ये सब। इस बार हम लोग एक प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रुको एक सेकंड। इसमें जो कूलम्स लॉ इन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में है इसमें फिर से तीन केसेस हम लोग तीन टाइप्स का क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरीके से एफ नेट आ जाएगा किसी भी पॉलीगन का। ओके नेक्स्ट केस 2 क्या आएगा, केस 2 में क्या आ सकता है कि ये एक पॉलीगन दे देगा ऐसा। ओके और उसमें जो चार्ज होगा कॉर्नर में वो आइडेंटिकल चार्ज होगा और एकदम सेंटर में एक और चार्ज होगा और इनका नेट चार्ज बताना है देखो इस चार्ज में। ओके तो नेट चार्ज क्या होगा हमेशा एफ नेट फोर्स। ओके फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें क्यों 0 होता है देखो वेक्टर की वजह से। देखो इधर 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 सबका सब वेक्टर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा इसी वजह से। सो पॉलीगन हैविंग और ये जो लेंथ होता है ये भी आइडेंटिकल होना पड़ेगा साइड्स का। पॉलीगन हैविंग आइडेंटिकल साइड लेंथ एंड सेम चार्ज देन एफ नेट इन द सेंट्रल चार्ज विल बी 0। ओके एंड केस 3 पढ़ लेते हैं। केस 3 क्या बोलते हैं देखो एक और पॉलीगन दिया हो मान लो इस तरीके से, इसमें बाकी का पूरा का पूरा जो कॉर्नर है उसका सेम चार्ज है इस तरीके से मान लो, लेकिन एक मिसिंग चार्ज है, ये मिसिंग चार्ज मान लो और इसका चार्ज अलग है। ओके एंड बीच में एक क्यू चार्ज है सेंट्रल। तो इस बार तो क्या होगा एफ नेट 0 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि सबका चार्ज इक्वल नहीं है। ओके तो इस बार एफ नेट क्या हो जाता है एफ नेट ऑन सेंट्रल चार्ज कैसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, बाकी का जो डिस्टेंस मान लो x है। ओके ये x डिस्टेंस है मान लो और ये भी आइडेंटिकल l डिस्टेंस है। ओके एक से मान लो इसको भी, ये भी x आइडेंटिकल डिस्टेंस है। तो जो अभी टोटल चार्ज होगा टोटल एफ नेट होगा सेंट्रल चार्ज में वो कितना होगा वो होगा बाकी का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और इन दोनों चार्ज का बीच का एफ नेट ही बच जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लो ऐसा हो जाएगा क्यू है x से डिस्टेंस एंड ये क्यू ऐसा हो जाएगा। तो एफ नेट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ डिस्टेंस x का तो k क्यू अपन में r स्क्वायर r क्या है x इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देख लेते हैं जो कूलम्स लॉ का यूज़ करके एक पेंडुलम प्रॉब्लम आता है। तो पेंडुलम प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। ओके पेंडुलम प्रॉब्लम इसमें केस 1 देख लो। सबसे पहले आइडेंटिकल चार्ज एंड मास है, जो पेंडुलम का दोनों बॉल होगा वो आइडेंटिकल चार्ज एंड आइडेंटिकल मास का होगा। ओके चार्ज तो हेट मान लो ये y है, स्ट्रिंग है, ये बॉल है, इसका मास है m एंड चार्ज है q। सेम इधर एक बॉल q चार्ज का m मास का, अगर मास भी अगर लेंथ क्या है l एंड l है। ओके दोनों स्ट्रिंग का तो देखो जो सब कुछ सेम है तो एंगल भी सेम ही होगा, थीटा है, ये भी एंगल थीटा है। ओके तो इतना डिस्टेंस कितना है दोनों बॉल के बीच में, डिस्टेंस है x। तो अभी देखो जो टेंशन कितना लगेगा, ये जो लेंथ है ये स्ट्रिंग के ऊपर लगेगा, टेंशन t, इधर भी टेंशन t लगेगा। ओके तो नीचे क्या लगेगा बॉल में ग्रेविटी mg लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन इधर लगेगा रिपल्सिव फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर लगेगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव क्यों है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि दोनों सेम चार्ज का है। ओके लाइक चार्जेस रिपल इच अदर। ओके पढ़ा है हम लोग। नेक्स्ट अगर ये थीटा है एंगल तो अगर मैं इस तरीके से ये भी थीटा हो जाएगा, तो अगर मैं दो इसको क्या करो तो t को डिवाइड कर दो, रिजोल्यूशन कर दो, तो रिजोल्यूशन फैक्टर से t cos थीटा बन जाएगा, ये t sin थीटा बन जाएगा। सिमिलरली ये अपना थीटा बन जाएगा, ये थीटा है तो ये बन जाएगा t cos थीटा, ये बन जाएगा t sin थीटा। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि पहला इक्वेशन देखिए t sin थीटा किसके बराबर है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है एंड t cos थीटा किसके बराबर है cos थीटा mg के बराबर है। तो मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूँ 1 इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो। ओके तो 1 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा, तो मुझे t के कैंसिल आउट होकर tan थीटा मिल जाएगा, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा fe/mc के बराबर हो जाएगा। अभी तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। ओके तो अभी एक बात बोलो, अगर मुझे टेंशन निकालने को पूछते क्वेश्चन में, टेंशन में कैसे निकाल सकता हूँ, ये टेंशन है। ओके एंड इधर है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर है mg फोर्स, तो टेंशन ये तो जो अपना टेंशन बन जाएगा इधर क्या बन जाएगा 90 डिग्री एंगल बन रहा है इधर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर सकते हैं। ये वाला टेंशन हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। ये वाला अगर टेंशन है इसका वैल्यू भी तो टेंशन के बराबर ही आएगा ना, तो इसका अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग
एफ ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका टेंशन। तो टेन थीटा का वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने। इस बार देखो इस ट्रायंगल को देखो एक बार, इसका कुछ ट्रायंगल बन रहा है, थीटा एंगल है ये वाला था x/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये ट्रायंगल में ये x था, तो ये x/2 हो जाएगा, और ये तो y था वही रहेगा, और ये l था। तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे लिखिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा x/2, और में बेस हो जाएगा y, तो x अपने 2y हो जाएगा। sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपने 12 हो जाएगा। ओके, तो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाएगा। tan थीटा एंड sin थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। अगर थीटा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो गया तो फिर जो ये था tan थीटा Fe/mc, तो Fe/mc का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, Fe/mc का वैल्यू हो जाएगा अपना थीटा के बराबर। Fe/mc का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक सेकंड, तो लिख सकता हूँ मैं tan थीटा sin थीटा एंड थीटा बराबर हो जाएगा। अगर tan थीटा की जगह पे मैं tan थीटा का v2 लिखा था ना, x अपन में ट्वाइस y हो जाएगा, तो x अपन में 2y इक्वल टू Fe अपने mc लिख सकता हूँ मैं। तो इस बार देखो Fe को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k q1 q2, तो q1 q2 तो सेम है, तो q स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर mc ये हो जाएगा। तब देखो इस x को इधर मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा अपना k q स्क्वायर 2y अपने में mc, ये हो जाएगा अपना ये वाला एक फॉर्मूला। अभी देखो 2y इसके बराबर था, अगर देखो अगर sin थीटा एंड tan थीटा, अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा इक्वल टू sin थीटा था, तो x अपन में 2y इक्वल टू x अपन में 2y l हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y है वो l हो जाएगा, y l के बराबर हो जाएगा। तो इधर मैं इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x क्यूब इक्वल टू k q स्क्वायर 2l अपन में mc, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी। ओके, तो जो x क्यूब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया q स्क्वायर के, एंड x क्यूब किसके प्रोपोर्शनल हो गया, y के प्रोपोर्शनल, एंड x क्यूब l के भी प्रोपोर्शनल है। बात अपने कितना तो अपने को क्या क्या याद रखना है हमें, जो पेंडुलम वाला केस से, जो अगर इक्वल आइडेंटिकल मास एंड चार्ज तब क्या होगा, तब tan थीटा का वैल्यू क्या आता है नॉर्मल केस में, तब नॉर्मल केस में Fe/mc आता है, और स्पेशल केस में अगर tan थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा क्या थीटा, तो tan थीटा बराबर sin थीटा के बराबर होता है, l इक्वल्स टू y होता है, तब x क्यूब का वैल्यू होता है अपना k q स्क्वायर 2y अपन में mc। ओके, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट अपना केस 2 देख लो। केस 2 क्या है, अगर जो अपना चार्जेस एंड मास है अगर अलग अलग हो, इफ डिफरेंट चार्ज एंड मास, तब क्या होगा, देखो ये y है, इसका मान लो चार्ज q1 है, मास m1 है, चार्ज q2 है, मास m2 है, l डिस्टेंस है। ओके, तो थीटा इसका थीटा 1 हो जाएगा, इसका थीटा 2 हो जाएगा, तो चलिए x मान लो। ओके, तब देखो इधर m1 जी लगेगा, नीचे की तरफ इधर m2 जी लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इधर टेंशन हो, इधर टेंशन 2, इधर टेंशन 1 मान लो, टेंशन 1 cos थीटा 2 लगेगा, इधर टेंशन 2 cos थीटा 2, टेंशन 2 cos sin थीटा 2 इस तरीके से लगेगा। ओके, तो इधर थीटा 2 ये थीटा 1, टेंशन 1 cos थीटा 1, टेंशन 1 sin थीटा 1, तो जो tan थीटा 1 लगेगा, इधर tan थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड m1 जी के बराबर हो जाएगा। tan थीटा 2 किसके बराबर हो जाएगा, Fe अपन में m2 जी के बराबर हो जाएगा। तो मैं अगर रेशियो लूँ tan थीटा 1 अपन में tan थीटा 2 का, जो आप लोगों को याद रखना है मेनली, ये हो जाएगा m2 अपन में m1, इस बात को याद रख लेना। ओके, बाकी ये कैसा है, धीरे हम लोगों ने इक्वल केस में कर लिया था आइडेंटिकल में, tan थीटा Fe अपन में mc होता था, इसमें थीटा 1 है तो m1 से। ओके, तो इस फॉर्मूला को याद रख लेना, क्या tan थीटा 1 अपन में tan थीटा 2 इक्वल्स टू m2 अपन में m1 होता है। तो ये दो केस अपना सबसे इंपॉर्टेंट केस था। अभी सब केस आएगा, दो सब केस अब स्पेशल केस करेंगे हम लोग, तो स्पेशल केस से कभी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, स्पेशल केस 1 पढ़ लेते हैं। इफ वेटलेस, अगर पेंडुलम हम लोग वेटलेस सिस्टम में ले जाए, यानी कि नो ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी लेस सिस्टम में ले जाए तो उधर वेटलेस तरफ बिहेव करेगा, तो जो पेंडुलम था, और ये क्या है स्पेशल केस की तरह आइडेंटिकल में है। ओके, आइडेंटिकल कंडीशन है, यानी कि इक्वल मास इक्वल चार्ज है। तो देखो तो पेंडुलम था, दोनों चार्ज कैसा हो जाएगा, पहले जो ऐसा था इसे रिपल्शन इसमें बहुत ज़्यादा होकर कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हो जाएगा, ये q1 q हो जाएगा m समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, इनका बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन देम q चार्ज का है, m मास का है, एंगल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन द चार्जेस इक्वल टू 180 डिग्री। तो टेंशन इधर लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा इसमें वही टेंशन के बराबर है, और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर टेंशन के बराबर है तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, k q स्क्वायर अपन में, ये मान लो एक जो इधर लेंथ था इसका l मान लो, एक रोप का लेंथ l मान लो, तो ये दो रोप के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, तो 2l हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 2l का होल स्क्वायर मतलब 4l स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो टेंशन किसके बराबर हो जाता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर, यानी कि k q स्क्वायर अपन में 4l स्क्वायर के बराबर। अभी स्पेशल केस 2 पढ़ते हैं। इफ पेंडुलम सिस्टम इज टेकन टू एन अनदर system which has liquid density। ओके, एंड क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है लिक्विड डेंसिटी के एक सिस्टम में ले गया हम लोगों ने। तो देखो उसका जो लिक्विड डेंसिटी मान लो, इसका लिक्विड डेंसिटी कितना है, रो एल है लिक्विड डेंसिटी, इसको मान लेता हूँ लिक्विड डेंसिटी। ये रिलेटिव तो पता ही है क्या है, ये रिलेटिव कि या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो tan थीटा, जो ये पेंडुलम सिस्टम
पार्टिकल के साथ एंगल बनाएगा tan थीटा डैश, लिक्विड डेंसिटी पे जो एंगल बनाएगा पार्टिकल के साथ वो एंगल हम लोग tan थीटा डैश बोलेंगे, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा tan थीटा अपन में के 1 माइनस किसके बराबर रो इन लिक्विड में रो इन बी। रो बी क्या है? डेंसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ओके, चार्ज पार्टिकल का जो डेंसिटी है इसको हम लोग रो बी से बताते हैं। और tan थीटा क्या है? जो पेंडुलम सिस्टम नॉर्मल में जब उसको हम लोगों ने लिक्विड डेंसिटी पे हम लोगों ने लेके नहीं आया था तब जो एंगल बना रहा था पार्टिकल के साथ वो एंगल है एंगल एंड इट वाज नॉट एंगल इन वैक्यूम एयर एंगल वैक्यूम। ओके, वैक्यूम और एयर में। और tan थीटा एक एंगल क्या है? एंगल विद वर्टिकल इन लिक्विड डेंसिटी। ओके, आप समझ में आ गया होगा ये वाला फार्मूला को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्पेशल केस टू का। tan थीटा किसके बराबर होता है? तो tan थीटा अपन ने के 1 माइनस रो ऑफ एल बाई रो ऑफ बी। अगर इधर भी एक स्पेशल केस का स्पेशल केस है, अगर जो पार्टिकल एंगल लिक्विड डेंसिटी का एंगल एंड नॉर्मल का एंगल यानी कि जो वैक्यूम का एंगल एंड लिक्विड डेंसिटी का एंगल अगर सेम हो जाए तब क्या फार्मूला है? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तब क्या होता है? तब होता है रो ऑफ बी माइनस रो ऑफ लिक्विड, ये होता है। ओके, इसको भी याद रख लेना।